जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखो, ये आईपीसी की पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मूल विधि के बारे में, प्रक्रिया की विधि के बारे में, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, आईपीसी का हिस्ट्री क्या है, आईपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन-कौन से हैं और आईपीसी के जो 23 अध्याय हैं, उनमें कौन-कौन सी धाराएँ हैं, उन अध्यायों का नाम क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे अध्याय 1 जो कि प्रस्तावना है, उसमें 5 धाराएँ हैं, तो पाँचों धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। आपको 100% कुछ ना कुछ नया देखने को, नया पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, है ना? और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ क्या होता है। सबसे पहले लॉ या विधि क्या होता है? किसी विषय में बनाए गए नियम संहिता को विधि, कानून या लॉ कहते हैं। विधि नियमों का सेट या समुच्चय होता है। सेट इंग्लिश में, हिंदी में समुच्चय। विधि प्राय भली भांति लिखी हुई संसूचकों के रूप में होती है। समाज को सही ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देती है। कानून या विधि का मतलब है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों, पाबंदियों और हकों की संहिता। ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसी भी देश की सबसे बड़ी विधि संविधान है। कोई भी कानून बनता है तो वो संविधान को आधार मानकर बनता है। अब आप समझें कि एक्ट या अधिनियम क्या होते हैं। किसी भी विधि या लॉ को लागू करने के लिए एक्ट बनाते हैं और एक्ट कौन बनाता है? संसद बनाती है। नियम क्या होते हैं? यानी कि रूल। अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाते हैं और नियम कौन बनाती है? कार्यपालिका। उपनियम। नियमों को लागू करने के लिए उपनियम बनाते हैं। उपनियम कोई संस्था बनाती है। संहिता यानी कि कोड क्या होता है? इनको अलग अलग जगह से एकत्रित किया गया है। एग्जाम्पल हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। अब बात करते हैं, विधि को दो भागों में बांटा गया है। लॉ को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है मूल विधि। ऐसी विधि जो अधिकारों तथा कर्तव्य से संबंधित होती है, मौलिक विधि कहलाती है। जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 1872, आईपीसी 1860 1860, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। इसके अलावा बात करते हैं प्रक्रिया विधि। ऐसी विधि जो कार्यवाही की प्रक्रिया से संबंधित होती है, प्रक्रिया विधि कहलाती है। उदाहरण सीआरपीसी 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब आप समझो कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ये क्या होते हैं। सिविल लॉ को ही दीवानी या फिर नागरिक विधि कहते हैं। क्रिमिनल लॉ को आपराधिक विधि या फिर फौजदारी विधि या कानून कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल लॉ की। यदि किसी केस में आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है तो वो क्या है? सिविल लॉ है। जैसे कि जमीन का विवाद, तलाक, किराए का वाद विवाद, चेक बाउंस का मामला, ये सब क्या है? सिविल लॉ है। सिविल लॉ या मामले दो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच का मामला होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिलाया जाता है। किसके किसके बीच का मामला होता है? दो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच का मामला होता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। सजा के प्रकार क्या होते हैं? इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है। क्या होती है? आर्थिक क्षतिपूर्ति। सिविल मामले में दोनों पक्ष हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? बच्चन वर्सेस खान, या यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, जो भी जैसा केस है। उद्देश्य क्या है? ये कानून निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के आपसी विवादों के निपटारे के लिए होते हैं और जो केस होता है ये निजी वकील के द्वारा दायर किया जाता है। ये सब क्या किसके बारे में हमने पढ़ा है? सिविल लॉ के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो देखो, अगर शारीरिक दंड मिला है या फिर सजा हुई है या फिर दंड हुआ है तो वो क्या है? आपराधिक केस है। जैसे चोरी हो गया, हमला हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया। आपराधिक मामले राज्य, समाज, सरकार के खिलाफ होते हैं। इसमें अपराध करने वाले को दंड और सजा दिलाई जाती है। सजा के प्रकार कैसे होते हैं? शारीरिक दंड, कारावास, आर्थिक क्षतिपूर्ति। आपराधिक मामले में केवल प्रतिवादी ही उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उदाहरण क्या है? एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। उद्देश्य, ये कानून समाज में, राज्य में कानून एवं व्यवस्था, शांति, स्थिरता प्रदान करने के लिए होते हैं। यही कारण है इन कानूनों के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाती है। केस सरकार या सरकारी वकील के द्वारा दायर किया जाता है। तो ये हो गया क्रिमिनल लॉ के बारे में। अब बात करते हैं अपराध क्या होता है। तो अपराध की तो काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। अपराध एक ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा मना किया गया है।
विधि के द्वारा मना किया गया है तथा समाज के नैतिक मूल्यों के प्रतिकूल होता है, इसे क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। ठीक है। अब अपराध के चार तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? अपराध के चार तत्व होते हैं। पहला, अपराध किसी मानव या इंसान के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, आपराधिक मना स्थिति, दुराशय या मेंसरिया। कोई अपराध आपराधिक मना स्थिति मतलब अपराध इच्छा या इरादे से किया गया हो, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो, या फिर इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि कार्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका आशय या इंटेंशन वैसा ना रहा हो, या फिर इस तरह से इससे एक और बात निकलती है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तीसरा, आपराधिक कृत्य यानी कि एक्टस रियस मतलब कोई अवैध कार्य या चूक। देखो, किसी भी अपराध को करने के लिए एक व्यक्ति या उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं होता है। जैसे ये मानव व्यक्ति और ये दुराशय, तो किसी भी अपराध को करने के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। किसी व्यक्ति के विचार विचारणीय नहीं है। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोभ के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। अब लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ का मतलब आप ऐसे समझो कि उपेक्षा। आपका कोई दायित्व है, आपका कोई कार्य है, आप किसी विधि के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए आप दायित्व है आपका, और आप वो कार्य नहीं करते हैं, तो ये क्या है? लोभ है। आप उस कार्य की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या है? लोभ है। जैसे कि आप ये समझ लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है और उसका कार्य है कि जैसे उसकी जेल में एक चोर बंद है, उस चोर को वो भगा देता है, तो उसका तो दायित्व ये है ना पुलिस ऑफिसर का कि भाई उस चोर को जो है जेल में बंद रखे, परंतु वो क्या कर रहा है? अपने कर्तव्यों के खिलाफ जाके, अपने कार्य के खिलाफ जाके, अपने दायित्व के खिलाफ जाके उस चोर को वो भगा रहा है, तो ये क्या है? ये लोभ है। चौथा, मानव तथा समाज की क्षति। यहाँ देखो, सबसे पहले जान लो क्षति चार प्रकार की होती है। ठीक है। शारीरिक क्षति, मन की क्षति, प्रतिष्ठा और सम्मान, है ना? तो यहाँ क्षति से आशय किसी व्यक्ति की शारीरिक, मन, प्रतिष्ठा, सम्मान को चोट पहुंचाना है। क्षति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर अथवा संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका अपराध के चार तत्व। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपराध के चार चरण। अब देखो, ये जो तत्व थे, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको सीधे सीधे दे देगा, दो चार ऑप्शंस और डाल के पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अपराध के चार तत्व हैं या चार तत्व नहीं है। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अपराध के चार चरण होते हैं, है ना? पहला होता है किसी अपराध को करने का आशय, कि क्या इंटेंशन था। अपराध को करने की तैयारी, तैयारी किस तरह से वो कर रहा है। अपराध को करने का प्रयास, अपराध का पूरा होना। इस अवस्था में कार्य स्वयं अपराध बन जाता है। अब देखो, कुछ बुक के नाम हैं जिनको आप याद कर लेना, और किसी ना किसी सेट में 100% है ये पूछा ही जाएगा। जैसे आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये किसने लिखा है? कैनी ने लिखा है। अ जनरल व्यू ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैंड, ये किसने लिखा है? जेम्स स्टीफन ने लिखा है। कमेंट्री ऑन द लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड, ये किसने लिखा है? विलियम ब्लैकस्टोन ने लिखा है। ये अभी आईपीसी की बेसिक चल रही है। अब बात करते हैं आईपीसी का इतिहास। देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया जिसमें 4 सदस्य होते थे। अंग्रेजों द्वारा 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। फिर इस एक्ट के तहत एक सदस्य को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे 4 थे ना, 4 सदस्य, एक सदस्य बढ़ा दिया गया। ये सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ये विधि सदस्य थे, इनका नाम था लॉर्ड मैकाले। फिर ये आपको 100% याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये भी इंपॉर्टेंट है, में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। विधि आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें 3+1 यानी कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। अध्यक्ष तो लॉर्ड मैकाले थे और 3 सदस्य थे मैक्लॉयड, G.W. एंडरसन और F. मिलेट। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ मैं कि भारतीय विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। अब ये संवैधानिक निकाय क्या होता है और वैधानिक निकाय क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का विषय है, आप उसे वहाँ पे पढ़ेंगे। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना है। इसके अलावा बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी बन के तैयार हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू करने की स्वीकृति दे दी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग।
आईपीसी 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। वर्तमान में आईपीसी पूरे भारत में लागू है, क्योंकि सबको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से जो है आईपीसी पूरे भारत में लागू है, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में लाया गया। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश के शासक रणबीर सिंह के नाम पर रणबीर दंड संहिता चलती थी। ये तो अब पुराना क्वेश्चन हो गया, शायद ही पूछेगा। अब वैसे कुल मिला के बात यह है कि आईपीसी अब पूरे भारत में लागू है। अब देखो, पहले की आपराधिक विधियां हिंदू आपराधिक विधियां थी। जब मुगल नहीं आए थे उसके पहले हिंदू आपराधिक विधियां थी, है ना। फिर ये मुगल लोग आ गए तो अपना जो है ये मुस्लिम आपराधिक विधियां हो गई थी। उसके बाद फिर जब मुगल का पतन होने लगा तो अंग्रेज आए, तो फिर उन्होंने तमाम तरह की विधियां धीरे धीरे बनाते बनाते फिर उन्होंने आईपीसी बनाया। तो जब मुस्लिम विधियां थी तो मुस्लिम विधियों में 4 प्रकार के दंड को स्वीकार किया गया था। पहला था किसास, दूसरा था द्यूत, तीसरा था हद, चौथा था ताजीर तथा सियासा। ताजीर तथा सियासा, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा देखो, आईपीसी से पहले मुंबई प्रांत में गवर्नर एल्फिन स्टोन के नेतृत्व में एक दंड संहिता बनाई गई थी, जिसे एल्फिन स्टोन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 41 धाराएं थी। हालांकि इससे आईपीसी से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस आईपीसी बनने से पहले की ये सब बातें हैं जो कि आप जान लो, क्या पता पूछ ही ले। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आईपीसी पे। देखो, हिंदी में आईपीसी इंडियन पिनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड और उर्दू में ताज इराद ए हिंद बोलते हैं। अब एक चीज़ और समझो, जैसे धारा है, धारा को उर्दू में दफ़ा बोलते हैं, हिंदी में धारा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या इसे बोलते हैं, सेक्शन। अब यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में क्या है, अपराध की परिभाषा दी गई है और सजा बताई गई है। भारतीय दंड संहिता दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है। जैसे हमारा संविधान सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है, तो उसी तरह हमारा दंड संहिता भी दुनिया का सबसे बड़ा दंड संहिता है या विधान है। भारतीय दंड संहिता में 30 अध्याय और 511 धाराएं हैं। गणना की दृष्टि से आईपीसी में कुल 26 अध्याय हैं। जैसे 5A, 9A और 20 है, इसको जोड़ दो, बाकी ये 23। आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय क्या है, 17 है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अध्याय का क्या नाम है, 17वें अध्याय का क्या नाम है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जो कि 378 से लेके 462 तक है। आईपीसी का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, 23। इस अध्याय का नाम है अपराध के प्रश्न। इसमें केवल एक ही धारा है, जो धारा 511 है। जब आईपीसी बना था उस समय मूल धाराएं कितनी थी, 488 थी। आईपीसी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 1, जिसमें धारा 1 से लेके 298 तक है। भाग 2, जिसमें धारा 299 से 511 तक है। आईपीसी कैसी विधि है, मौलिक विधि है, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। आईपीसी पूरी तरह या कुछ हद तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, म्यांमार पर भी लागू है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आईपीसी भारतीय सेना पर लागू नहीं होती, क्योंकि सेना के अपने नियम कानून होते हैं। आईपीसी गोवा, पौंडीचेरी, दमन और दीव में सबसे बाद में लागू हुई, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबसे बाद में जेएनके में लागू हुआ है। हालांकि सेकंड लास्ट ये था। अब बात करते हैं आईपीसी के चैप्टर की। 23 चैप्टर हैं, यानी कि 23 अध्याय हैं। पहला, अब यहाँ पे देखो, एक बात आप समझो, जो ये चैप्टर है ना, इनको सीधे सीधे छोड़ना नहीं है कि अध्याय ये क्या होता है यार, बकवास है। आपसे सीधे सीधे मतलब 8-9 क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, या फिर अध्याय 1 में क्या है। और यहाँ पे जो हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट अध्याय है। ठीक है। तो अध्याय 1, इसमें क्या है, प्रस्तावना, ये कहाँ से कहाँ तक है, धारा 1 से 11 तक है। अध्याय 2, साधारण स्पष्टीकरण, ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 52 तक। अध्याय 3, दंडों के विषय में, धारा 53 से 75। अध्याय 4, साधारण अपवाद, 76 से 106। इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलो। अध्याय 5 क्या है, दुष्प्रेरण है, 107 से 120। अध्याय 5 का क्या है, आपराधिक षड्यंत्र, 120A से 120B। ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है। अध्याय 6 क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 121 से 130। अध्याय 7 क्या है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, धारा 131 से 140 तक। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 8, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 141 से 160। अध्याय 9 क्या है, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, धारा 161 से 171। अध्याय 9 का क्या है, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, धारा 171A से कहाँ तक है, आई तक है। अध्याय 10, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, धारा 172 से 190 तक है।
11 क्या है? अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 191 से 229 का तक। अध्याय 12 क्या है? सिक्कों और सरकारी स्टंपों से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 203 से 263 का तक। अध्याय 13 क्या है? बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 264 से 267 तक। अध्याय 14 क्या है? लोक स्वास्थ्य सुविधाएं सुविधा क्षेम शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 268 से 294 का तक। 14 हो गया। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 295 से 298 तक। अध्याय 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 299 से 377 तक। अध्याय 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 378 से 462 तक। अब बात करते हैं धारा 18 की, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में धारा 463 से 489 डा तक। इसके बाद 19 अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में धारा 490 से 492 तक। अध्याय 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में धारा 493 से 498 तक। अध्याय 20 का पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498 का। अध्याय 21 क्या है? मानहानि के विषय में धारा 499 से 502 तक। अध्याय 22 क्या है? आपराधिक अभित्रास अपमान क्षोभ के विषय में धारा 503 से 510 तक। अध्याय 23 क्या है? अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में 511 धारा 511, इसमें सिर्फ एक ही धारा है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे बात करते हैं अध्याय 1 की, यानी कि प्रस्तावना, जो कि धारा 1 से 5 तक है। पहला धारा क्या है? देखो ये पांचों धारा इंपॉर्टेंट है 1 से 5 तक, इसलिए इसमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। पहला धारा क्या है? ये देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। देखो आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं। हमें सारी धारा, पहली बात, पहला चीज़ क्या है? हमें सारी धारा नहीं पढ़नी है। दूसरा, कुछ धारा डायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट इन द सेंस 24 क्या है? धारा 24 क्या है? पूछ लेगा क्वेश्चन की धारा 24 क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, बेईमानी है, ये है, फलाना ठिकाना, तो उसका आंसर हो जाएगा बेईमानी हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सामान्य आशय किस में आता है, किस धारा में आता है, समान आशय किस धारा में आता है ना। तो जो इंपॉर्टेंट धारा है उनको डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। कुछ धाराओं को उसके अंदर की चीज़ें पूछता है और कुछ धाराओं को पूछता ही नहीं है। तो हमें भी अपना सेम यही पैटर्न फॉलो करना है कि जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उसमें उसको डायरेक्ट याद करना है कि हाँ ये धारा में ये चीज़ है। कुछ धाराएं हैं जिनके अंदर की चीज़ें हमें पढ़नी है, अच्छे अच्छे ढंग से इसको पढ़नी है कि उसकी उससे संबंधित एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा, कुछ धाराओं को सीधे सीधे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम 200 250 के आसपास धाराएं, जो अच्छी धाराएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। अच्छी कहने का सेंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो धारा 1 यहाँ पे क्लियर हो गया। धारा 1 ये बोल रहा है, इस अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगा और इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत पे, बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर अब अपना हो चुका है, खत्म बात। धारा 2 क्या है भाई? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। देखो भारत के भीतर अगर अपराध हो रहा है, या तो इंडियन करे या तो कोई विदेशी करे, ठीक है, फॉरेनर करे या कोई इंडियन करे, अपराध किया है तो उसको दंड मिलेगा भाई, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर अच्छे से समझना चाहते हो धारा 2, 3, 4 को, तो भाई आपको क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ना होगा। अगर ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। देखो क्षेत्राधिकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? जहां कोई अपराध जहां कोई अपराध भारत की परिसीमा के अंदर घटित होता है, यानी कि भारत की सीमा के अंदर होता है, वहां यह संहिता लागू होगी। संहिता मतलब आईपीसी लागू होगी। और न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि अपराधी भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक है, दंड दे सकती है। इसे कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार, जहां किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय सीमा के अंदर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, संहिता वहां लागू होगी। संहिता लागू होने का मतलब आईपीसी वहां लागू होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध कारित करता है वह अपराध के प्रभाव को भारत की धरती पर उत्पन्न करता है। संहिता की धारा 2 ऐसे मामलों से ही संबंधित है। अब देखो ये जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, एक होता है बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के भीतर अपराध किया जाता है। और एक चीज यार ये आप ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का मतलब होता है आईपीसी में, जहां पे आपको दिखे किसी व्यक्ति इंडियन प्लस विदेशी, किसी व्यक्ति का मतलब होता है इंडियन प्लस विदेशी, यानी कि दोनों।
तो अंतःप्रादेशिक क्षेत्राधिकार वो है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के भीतर अपराध किया जाता है और यह धारा 2 के अंतःप्रादेशिक क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। धारा 2 जो है, अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से वो घुमाएगा एग्जाम में, पूछ देगा कि धारा 2 संबंधित है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार से और 2-4 क्षेत्राधिकार, 10 क्षेत्राधिकार ऑप्शंस में और मार देगा। अब आप ये चीज़ अगर नहीं पढ़े हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन, धारा 2 संबंधित है अंतःप्रादेशिक क्षेत्राधिकार से, बाकी 5-6, 4-5, 3 क्षेत्राधिकार जो ऑप्शंस में बच रहे हैं उसको और दे दिया। ठीक है, अब आप ये पढ़े हो या आंसर सही लगा दिए। तो धारा 2 जो है, इस चीज़ को आप फिर से याद करो, अपने कॉपी किताब में नोट कर लो कि धारा 2 जो है अंतःप्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है और व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ें, समझ गए। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को। इसमें क्या होता है कि किसी भारतीय नागरिक द्वारा, यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने दिया, यहाँ पे दिया हुआ है किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत की सीमा के बाहर अपराध किया जाता है। भारत की सीमा के बाहर अपराध किया जाता है। ऐसे व्यक्ति भारतीय न्यायालय द्वारा दंडित हो सकता है और ऐसे क्षेत्राधिकार को बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और ये आईपीसी की 3 और 4 धारा जो है वो बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है धारा 2 और बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है धारा 3 और धारा 4। अब ये चीज है, इस चीज को आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो, पूछने को तो आजकल कुछ भी पूछ लेता है। जब 2017 का वो एसआई वाला पेपर हुआ था भाई यार, इतना खतरनाक खतरनाक पूछ दिया था ना, इसीलिए मैक्सिमम चीज को कवर करना पड़ेगा। आजकल कंपटीशन इतना टफ है ना, और पेपर बनाने वाले को हटाना है बच्चों को, तो वो कुछ ना कुछ टिकड़म लगाएगा ही लगाएगा, है ना। तो एक अच्छे से अच्छा डीप नॉलेज जब रहता है ना, तो कहीं से भी साला क्वेश्चन पूछे ना, तुम उसको कर लोगे आप, समझ रहे हो भाई। तो ये देख लो, अब ये होता है एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार। ये क्या होता है, अब एग्जाम में अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये छोटा सा चीज़ है, इसको आप पढ़ लो। समुद्र में घटित हुए अपराध को दंडित करने हेतु एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार का प्रयोग होता है। समुद्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो किसी की परिसीमा नहीं है। समुद्र में उपस्थित जहाजों पर क्षेत्राधिकार इस आधार पर होता है, ध्यान से पढ़ना, समुद्र में उपस्थित जहाजों पर क्षेत्राधिकार इस आधार पर होता है कि जहाज एक तैरता हुआ द्वीप है। ऐसा माना जाता है कि जो जहाज है वो एक तैरता हुआ द्वीप है। द्वीप मतलब समझ रहे हो, आइसलैंड माने भूगोल की भाषा में जो चारों तरफ से उससे क्या कहते हैं, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, जहाज भी सेम वही है भाई, अपना पानी में चल रहा है, चारों तरफ से पानी से ही तो घिरा है। तो क्या हुआ, क्या कह रहे थे, हाँ, जहाज एक तैरता हुआ द्वीप है ऐसा माना जाता है तथा उस देश का होगा जिसका झंडा उस पर लगा हुआ है। दंड प्रक्रिया की धारा 4 एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अब देखो, आपसे ये जो दो पूछ दे, दो पूछे तो क्या आंसर बताना है कि अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 3 और 4 किससे संबंधित है, बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और 4 इसके अलावा जो है एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार से भी संबंधित है। तो यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है अब बन चुका है। अब देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ होता है भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्षेत्राधिकार से संबंधित कुछ छूट होते हैं, कुछ उन्मुक्तियाँ होती हैं, या कह सकते हैं कि छूट से मतलब बचा जा सकता है ना। तो विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष, विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी समझौता रहता है कि एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे देश की विधि का विषय वस्तु नहीं हो सकता, यानी कि इनको छूट दिया जाता है। राज्य के उच्च अधिकारी भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल संहिता के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त होते हैं। राजदूत या राजनयिक राजदूत तथा अन्य कुछ विदेशी राजनयिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त होते हैं। विदेशी शत्रु युद्ध या युद्ध जैसी कार्यवाहियों के लिए विदेशी शत्रुओं को भारतीय आपराधिक न्यायालयों द्वारा विचारित नहीं किया जा सकता है। युद्ध की कार्यवाहियों के लिए केवल मार्शल लॉ द्वारा दंडित किया जा सकता है। इस चीज को आप समझ लो इस तरह से। मान लो हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, या फिर जो भी है छोटा मोटा छिटपुट गुरिल्ला युद्ध चल रहा है। अब क्या होता है कि इधर से एक खान साहब आ जाते हैं, अगर युद्ध करने आ रहे हैं, चलो तो ठीक है, उनके ऊपर आईपीसी की कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, है ना, अपना उनके ऊपर मार्शल लॉ चलेगा। लेकिन ये खान साहब आए, अब खान साहब भारत में आके चोरी कर लिए, लूट कर लिए, तब नहीं इनके ऊपर मार्शल लॉ चलेगा, तब भाई इनके ऊपर चलेगा आईपीसी। तो इसके कहने का मतलब यही चीज़ है। अब हम बात करते हैं धारा 3 की, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग धारा है और लोग परेशान रहते हैं। तो इसके लिए देसी उदाहरण हमने बनाया है कि आप समझ सकें। भारत से परे, परे का मतलब होता है भाई बाहर, भारत से बाहर, परे का मतलब क्या हुआ, बाहर, किंतु उसकी भीतरी विधि के अनुसार, मतलब भारत की विधि आप यहाँ समझो आईपीसी के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। ठीक है, अब इस चीज़ को और अच्छे से मतलब थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझो तो, भारत से परे किए गए अपराधों के लिए
जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे बाहर किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा समझा जाएगा या ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। ठीक है, अब इस चीज को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। पहले देखो, अपराध किसी भी व्यक्ति जो कि आरोपित अपराध को करते समय भारतीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था। इस लाइन को एकदम दिमाग से फिर से 2 बार पढ़ो, ना समझ में आए 2 बार 3 बार 4 बार। अपराध किसी भी व्यक्ति जो आरोपित अपराध को करते समय भारतीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, है ना, द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसका आप एग्जाम्पल देखो, ये सॉरी, ये आपका एग्जाम्पल ये वाला है, डेविड और शशांक। ठीक है, दोनों दोस्त थे या जो भी था, बिजनेस पार्टनर थे, ऐसा समझ लो। शशांक ने डेविड से 10,000 रुपये उधार लिए हैं। शशांक लिखित पत्र पर लिख देता है कि तुम विजेंदर से मांग लेना। विजेंदर शशांक का दोस्त होगा, ये डेविड साहब हैं इंग्लैंड के। ठीक है, डेविड यहाँ चालाकी करता है और विजेंदर को धोखा देने के उद्देश्य से उसमें 1 जीरो और बढ़ा देता है, यानी कि 10,000 का ये बंदा 1 लाख रुपए बना लेता है। वह इस आशय से जीरो को बढ़ाता है कि विजेंदर को विश्वास हो जाए कि शशांक नहीं लिखा होगा, शशांक नहीं लिखा होगा भाई 1 लाख, तो चलो भाई डेविड साहब को जो है 1 लाख हम दे दें चुट्टे को। और फिर ये क्या करता है, विदेश निकल जाता है अपने इंग्लैंड। डेविड जो है अपना इंग्लैंड निकल जाता है। यहाँ डेविड ने जालसाजी का अपराध किया है, जिसके लिए उसे भारत में अभियोजन किया जा सकता है। अभियोजन का मतलब मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो फ्रॉडगिरी ये किया है, जालसाजी यहाँ किया है, और यही बात यहाँ पे लिख रहा है कि अपराध करते समय भारतीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था। डेविड हुआ था कि नहीं था? था ना, क्षेत्राधिकार में भारत के। तो इस पे कौन सा धारा लगेगा? इस पे धारा 3 लगेगा। समझ गया ना? अब देखो दूसरा, अपराध किसी भी व्यक्ति जो आरोपित अपराध को करते समय, नहीं ये तो हो चुका ना, ये वाला हम लोग को पढ़ना था, सॉरी। दूसरा वाला कौन गया भैया? दूसरा वाला कहाँ है? हाँ ये है, यदि कोई भारतीय, अब यहाँ देखो सीधे लिख रहा है कोई भारतीय, यहाँ व्यक्ति वाला सीन नहीं है, किसी दूसरे देश में एक कार्य करता है और वह उस देश की विधि के अनुसार अपराध नहीं है। समझते रहना, यदि कोई व्यक्ति, कोई भारतीय किसी दूसरे देश में एक कार्य करता है और वो उस देश की विधि के अनुसार जो है अपराध नहीं है, किंतु भारतीय विधि के अनुसार अपराध है, तो उसे भारत में अभियोजित, यानी इस पे मुकदमा चलाया जा सकता है, अभियोजित किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल समझो। सागर नाम का एक बंदा है, ये गया भैया अपना इंग्लैंड। ठीक, अंग्रेज की पत्नी के साथ जो है इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में, देखना ध्यान देना, भारत के परे इंग्लैंड में लैंगिक संबंध बना लेता है बिना अंग्रेज के परमिशन के। इसको मतलब आईपीसी की लैंग्वेज में जारता बोलते हैं। ठीक है, जारता। तो ये बिना परमिशन के ऐसा ऐसा कांड कर लेता है। यह इंग्लैंड में अपराध नहीं है। अब ये जो ये कांड जो ये कौन है, सागर साहब किए हैं, ये इंग्लैंड में अपराध नहीं है, परंतु सागर साहब को भारत में जारता के अपराध में अभियोजित किया जा सकता है। अब समझ में आ गया ना? अब आपको पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया ना? बस, तो आप ये चीज समझ गए। धारा 3 कि भारत से परे किए गए किंतु भीतरी विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 1 हो गया, धारा 2 हो गया, धारा उसके बाद अपनी आती है 4, राज्य क्षेत्र। यहाँ पे क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। संहिता का यहाँ विस्तार के बारे में बताया जा रहा है। इस संहिता के उपबंध है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा, भारत के किसी नागरिक के द्वारा। देखो इसमें लॉ में क्या होता है ना कि एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द से खेल हो जाता है। दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो कहीं भी हो, भारत में रजिस्टर यदि कोई पोत या विमान है, अमेरिका में है, तो किसका माना जाएगा? भारत का माना जाएगा। कहीं भी हो, व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू है। तीसरा क्या है? कोई व्यक्ति किसी साधन स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। अमेरिका का कोई है, भारत का कंप्यूटर हैक कर लिया, समझ गए ना? तो यही चीज है, ये बोलता है धारा 4। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछ लिया था 2017 वाले पेपर में। कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, देखो ये अधिनियम भी आपके उसमें सिलेबस में है कि धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टा में है। तो ये शायद उपधारा ना पूछे आपसे, सीधे ऐसे दे दे धारा 3, धारा 2, धारा 5, धारा 1। ठीक है, तो अब 2 मार देना उसको।
अब एक एग्जाम्पल देख लो इसका, धारा 4 का जो वो था कि रजनीश रजनीश नाम का एक बंदा है, इंडियन बंदा है इसीलिए रजनीश नाम है, जो भारत का नागरिक है, युगांडा में गया, युगांडा में जाके बंदा हत्या कर दिया भारत के किसी स्थान में, फिर वो वापस आ गया, अपना आ गया यूपी में, जहाँ वो पाया जाता है वो हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, जब कोई अपराध, ये चीज़ समझ गया ना धारा 4 वाला, कि भाई ये वाला था तुम्हारा जो रजनीश भाई वाला एग्जाम्पल दिए हैं कि भारत से बाहर परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अपराध, तो रजनीश भाई का युगांडा में अपराध करके चले आए, इंडिया में वापस आ गए, तो अब उनके साथ क्या होगा, तो इनके ऊपर जो है हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब एक चीज़ आगे समझो, छोड़ो ये तो आसान था, समझ गया। जब कोई अपराध भारत की सीमा के परे घटित होता है, मतलब भारत की सीमा के बाहर घटित होता है, ठीक है, तथा अपराधी भारत की सीमा के अंदर पाया जाता है। देखो रजनी साहब अपना गए युगांडा, युगांडा में हत्या किया, फिर भारत की सीमा के अंदर चले आए। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते, दो चीज हम कर सकते हैं। पहला, उस देश को विचारण हेतु सौंपा जा सकता है जिस देश में अपराध किया गया है, मतलब रजनीश साहब को युगांडा की सरकार को सौंपा जा सकता है, यानी कि अर्थात वो दूसरे देश को प्रत्यापित किया जा सकता है। दूसरा, रजनीश साहब का इलाज, सॉरी इलाज मतलब वो इलाज ही हुआ इंडिया में हो, मतलब समझ रहे हो ना, वो इनका विचारण इंडिया में हो। ठीक है, अब ये जो प्रत्यार्पण अधिनियम 1862 के द्वारा तय होते हैं, ये अधिनियम है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रत्यार्पण का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी आप अगर डायरेक्ट परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हो, डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहते हो, तो एक राज्य की सीमा में पाए जाने वाले व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपना, इसे कहते हैं प्रत्यार्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 5 की। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना, है ना। अब थोड़ा सा विशिष्ट और स्थानीय विधि देख लो। देखो विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध, मतलब कोई विशिष्ट विधि है या कोई स्थानीय विधि है। विशिष्ट विधि का मतलब आप ये समझो, देख समझ लो, जैसे ST/SC एक्ट, ठीक है। स्थानीय विधि, जैसे अभी यूपी में 2020 में अपना आया है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, ये हो गया स्थानीय विधि, ये कहाँ चलेगी, अपने यूपी में चलेगी। विशिष्ट विधि मतलब विशिष्ट है, ये कुछ लोगों के लिए लाई गई है, तो ये ST/SC एक्ट, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ, विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध, है ना, इस संहिता के क्षेत्र से परे हैं तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दंडनीय घोषित किए गए हैं। इसमें मान लो ये अपना धर्म सर परिवर्तन वाला है, कोई जैसे परिभाषित अपराध है कि धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इस संहिता के क्षेत्र से परे हैं तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दंडनीय घोषित किए गए हैं। इसमें जो है उत्तर प्रदेश विधि विरोध प्रतिषेध अधिनियम में जो है उसे दंडनीय भी घोषित किया गया है। या फिर इस तरह से समझो कि अपराध विशिष्ट या स्थानीय विधि तथा दंड संहिता दोनों के द्वारा दंडनीय हो सकता है। यदि विशिष्ट या स्थानीय विधि अपने आप में पूर्ण है तब दंड संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से फिर से समझो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अपनी समझ के लिए जो है इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। विशिष्ट या स्थानीय विधि, यहाँ पे हम एक स्थानीय विधि के लेके चल रहे हैं, या वाला इसको छोड़ दो, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। स्थानीय विधि, स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध, मतलब जैसे मान लो ये जो अपना सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 है, इसमें मान लो अपराध है कि एक अपराध है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अगर जबरन धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है तो याद नहीं आ रहा है, 3 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना, ऐसे कुछ है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो ये अपराध परिभाषित है, तो इस संहिता के क्षेत्र से परे है ना, तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दंडनीय घोषित किए गए हैं। यानी कि इस संहिता, यहाँ पे IPC की बात हो रही है, इस संहिता के क्षेत्र से फिर परे हो जाएगा, क्योंकि अगर IPC में भी इसी तरह का मतलब क्या कहते हैं दंड अगर है, तो वहाँ पे इसको IPC का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्थानीय विधि लग जाएगी, है ना। यहाँ पे इसकी क्या हुई, स्थानीय विधि लग गई, तो IPC के क्षेत्र से परे हो जाएगा, इसको स्थानीय विधि के तहत दंड दिया जाएगा तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दंडनीय घोषित किए गए हैं। ये तो अलग चीज होगी, ये तो उसी में आ गया। उसके बाद अपराध विशिष्ट या स्थानीय विधि तथा दंड संहिता दोनों द्वारा दंडनीय हो सकता है, यहाँ पे लिखा है, देखो हो सकता है, हुआ नहीं है। फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट या स्थानीय विधि अपने आप में पूर्ण है तब दंड संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है अपने आप में पूर्ण ही होता है ना, और नहीं भी हुआ तो अलग की चीज हो जाती है फिर। और एक चीज आप और ध्यान रख सकते हो, कोई भी व्यक्ति उसी अपराध के लिए दोनों विधियों अर्थात संहिता और विशिष्ट या स्थानीय विधि के द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है।
ये नहीं कि आईपीसी से भी उसको दंड दे दो और स्थानीय विधि से भी दंड दे दो। तो जैसे इसी का उदाहरण पकड़ लो कि धर्म परिवर्तन करा दिए, तो पहले तो ये स्थानीय लॉ लग गया, फिर आईपीसी का भी लॉ घुसेड़ दो, बेचारा तो उसका तो हड्डी पुसी सब खत्म हो जाएगा। तो दोनों नहीं लग सकता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे की वीडियो में अध्याय 2 के बारे में हम बात करेंगे, और अध्याय 2 से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि एकदम मतलब किसी एकदम आसान लैंग्वेज में उसको समझाया जाए। और बस यही कोशिश रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।